Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Pak Studies class. Today is our fifth lecture, and the topic which we are going to study today is the constitutional amendments since 1973. It means कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73 में बना था उसमें अभी तक जो है कितनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा चुकी हैं। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको पता होगा हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल में किया था, जिसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान में 3 दफ़ा जो है वो अटैम्प्ट 3 दफ़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए जो ऑफिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और जिसमें से 2 दफ़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश हो गया, और फिर थर्ड टाइम जो अटैम्प्ट की गई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो प्रेजेंटली हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और वो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट्स क्या होती हैं? जैसे कि वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, अमेंडमेंट का वर्ड जो है इसका मतलब होता है मॉडिफिकेशंस या चेंजेस। किसी भी चीज़ में कोई जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है या ऑलरेडी जो चीज़ एक सेम पैटर्न पे एग्जिस्ट कर रही है, उसमें जब आप कोई चेंजेस लाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं या उसमें कोई एडिशन लेके ऐड ऑन करते हैं कोई चीज़ उसके अंदर, तो इट मीन्स यू आर अमेंडिंग दैट लीगल डॉक्यूमेंट। तो अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, तो इट मीन्स एडिशन और चेंज और मॉडिफिकेशन टू द लीगल डॉक्यूमेंट। किसी भी लॉ मेकिंग डॉक्यूमेंट में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ एक लॉ मेकिंग बॉडी है या लॉ मेकिंग बुकलेट है, जिसके अकॉर्डिंगली आप लॉज को जो है वो जिसमें तमाम स्फेयर ऑफ लाइफ से रिलेटेड लॉज हैं वो प्रेजेंट है। तो इसमें आप किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसको अमेंड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जब आप चेंजेस करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करेंगे। अच्छा, अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? इसके दो बेसिक जो मेन पर्पस है या मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो ये हैं कि एक तो ये होता है कि आप जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट है वो अप टू डेट रहता है, कि आप सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, टाइम विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जब आप किसी भी चीज़ पुरानी चीज़ में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करते हैं तो क्या होती है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक तो फ्रेश हो जाता है और वो अप टू डेट रहता है। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो लेजिस्लेशन है वो डे बाई डे क्या होती है, अगर आप उसमें अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, आप इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, राइट। तो इसलिए भी जो अमेंडमेंट है वो ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो है बेसिकली अब तक 1973 से लेके अब तक पाकिस्तान में जो है 26 जो है मेजर अमेंडमेंट्स जो है वो हो चुकी हैं, और इन तमाम अमेंडमेंट्स को जो है हम लोग वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर, क्योंकि 26 अमेंडमेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी लंबे अमेंडमेंट्स हैं, तो आज के हमारा जो फिफ्थ लेक्चर है इसमें हम लोग फ़िलहाल जो हाफ अमेंडमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग हाफ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट अमेंडमेंट, आई वांट टू टेल यू कि जो पहली 7 अमेंडमेंट्स थी, यानी पहली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहला चेंज अप टिल 7 चेंजेस, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वो अमेंडमेंट्स की गई, राइट। जो पहले 7 अमेंडमेंट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान की, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की गई। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में वो क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो चेंज आता है, राइट। क्योंकि एक प्रोसेस है ये कि आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लेके आना, उसको मॉडिफाई करना है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है, तो आप उसका क्या प्रोसेस है, आप किस प्रोसीजर से गुजरेंगे तब वो अमेंडमेंट जो है वो ऑफिशियल हो सकेगी। तो पाकिस्तान में सबसे पहला जो स्टेप है अमेंडमेंट का वो ये है कि जो अमेंडमेंट का बिल है, जो भी आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं उसका जो बिल है वो ओरिजिनेट होता है या इनिशिएट होता है फ्रॉम द हाउस, यानी नेशनल असेंबली, राइट। वो बिल वहाँ से ओरिजिनेट होता है, वहाँ से इनिशिएट होता है, और इनिशिएट होने के बाद वहाँ पे डिबेट होती है, और डिबेट होने के बाद उस बिल को, वो जो भी अमेंडमेंट है उसके लिए 2/3 जो है वो वोट्स रिक्वायर्ड है। जब नेशनल असेंबली के 2/3 जो परसेंटेज है मेंबर्स की, जब वो उसके फेवर में वोट करती है, तो तब वो बिल जो अमेंडमेंट है वो नेशनल असेंबली से अप्रूव हो जाती है, और अप्रूव होने के बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करती है, वो है अप्रूवल फ्रॉम द सेनेट। फिर सेनेट का भी सेम क्राइटेरिया, वहाँ से भी इतनी मेजॉरिटी में अप्रूवल चाहिए, जब वहाँ से अप्रूव हो जाता है तो फाइनली जो है उस अप्रूवल की जो कन्फर्मेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, राइट। कि फिर फाइनली जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंफर्म करते हैं कि ये जो स्पेसिफिक अमेंडमेंट है ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हो गई है, राइट। ये तो एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि इन केस अगर आप ये देखें
कि अगर फॉर एग्जांपल कोई जो अमेंडमेंट बिल है वो इनिशिएट हुआ है फ्रॉम द नेशनल असेंबली और वहाँ से वो पास हो गया लेकिन वो सेनेट में जाता है, तो सेनेट वाले अगर ये कहते हैं कि हम इस अमेंडमेंट को पास कर लेंगे लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है इस अमेंडमेंट बिल के अंदर, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो अमेंडमेंट बिल है वो दोबारा नेशनल असेंबली में जाएगा और जो रिकमेंडेड मॉडिफिकेशंस हैं सेनेट की तरफ से उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी, उन मॉडिफिकेशंस को दोबारा जो है उस अमेंडमेंट के अंदर ऐड ऑन किया जाएगा और उसके बाद दोबारा वो सिविल प्रोसीजर से गुजरेगा और फाइनली जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो अमेंडमेंट होगी। तो ये प्रोसीजर है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का। अब नेक्स्ट है इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या है, राइट। फर्स्ट टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी वो 1974 में जो है वो मॉडिफिकेशंस की गई थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। और सबसे पहली जो अमेंडमेंट थी वो ये थी कि आपको अभी हम आगे पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में कि 1971 में जो है बांग्लादेश गॉट सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। बिफोर 1971 बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, लेकिन 1971 में जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हो गया था और एक सेपरेट स्टेट बन गया था, इंडिपेंडेंट स्टेट। तो 1974 में ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज को जो है वो रीडिफाइन किया जाए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली बांग्लादेश तो पाकिस्तान का पार्ट था लेकिन उसके बाद उसकी सेपरेट होने के बाद जो बांग्लादेश है वो उसका पार्ट नहीं रहा, तो उसकी बाउंड्रीज को फिर रीडिफाइन किया गया 1974 में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली बांग्लादेश को जो है वो सेपरेट स्टेट जो है वो कंसिडर किया गया, सेपरेट स्टेट कंसिडर किया गया। और साथ ही साथ जो है इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया कि उसको उसकी रिकग्निशन के बाद बांग्लादेश की एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट उसके बाद जो है ये भी अमेंडमेंट की गई कि बांग्लादेश के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो भी जो है वो डेवलप किए जाएंगे। तो ये पहला चेंज था, पहला क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन थी, अमेंडमेंट थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर जो सेकंड अमेंडमेंट थी वो भी सिमिलर 1974 में ही हुई थी और वो अमेंडमेंट ये थी कि जो अहमदीज थे उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, राइट। और उसके साथ साथ इसकी वजह से जो मुसलमानों की जो टर्म मुस्लिम थी उसकी जो डेफिनेशन थी वो और अच्छे क्लियरली जो है वो रीडिफाइन हो गई थी। तो ये पहली दो अमेंडमेंट्स थी जो 1974 में हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट थी दैट वाज थर्ड एंड फोर्थ, ये 1975 में थर्ड और फोर्थ अमेंडमेंट की गई थी। जो थर्ड अमेंडमेंट थी बेसिकली वो ये था एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ डिटेंशन। इट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के बाद जो उसका डिटेंशन पीरियड है उसको जो है वो एक्सटेंड किया गया था, राइट। वो उसके लिए वो अभी गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट जितना मर्जी टाइम उस जिस इंसान को अरेस्ट किया है उसको जो है वो डिटेन कर सकती है, राइट। और सेकेंड जो फोर्थ अमेंडमेंट थी वो ये थी कि जुडिशरी थी उसकी पावर्स को जो है वो मिनिमाइज किया गया था, उसकी पावर्स को रिड्यूस किया गया था कि अगर गवर्नमेंट ने किसी आदमी को अरेस्ट किया है और डिटेंशन में रखा गया है तो जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि वो उसको रिलीफ प्रोवाइड या बेल प्रोवाइड कर सके, राइट। तो यहाँ से जो है ये फोर्थ अमेंडमेंट थी कि जुडिशरी की पावर को रिड्यूस कर दिया गया था, राइट। बेसिकली जो ज़्यादातर लोगों को डिटेन किया जाता उस वक्त जो डिटेन किया जा रहा था वो बेसिकली वो लोग थे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट थे ऑफ जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेजिम। तो इसीलिए इस पीरियड को जो है एक्सटेंड किया गया था और इसमें जुडिशरी का जो है रोल इसको जो है वो मिनिमाइज किया गया था। साथ ही साथ फोर्थ अमेंडमेंट में एक और चीज़ ऐड की गई थी, जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स है उनको इंक्रीज़ किया गया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनॉरिटीज़ कौन थे, माइनॉरिटीज़ जो है नॉन मुस्लिम्स जो कैटेगरी है, जो नॉन मुस्लिम ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्ट करता है वो माइनॉरिटीज़ है, उनकी सीट्स को जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो इंक्रीज़ किया गया था। देन देयर वाज फिफ्थ अमेंडमेंट। फिफ्थ अमेंडमेंट क्या थी, अगेन जैसे जो आपने देखा जो जुडिशरी की पावर थी उनको और ज़्यादा जो है वो मिनिमाइज़ किया गया, उनको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका टेन्योर जो 5 ईयर्स का कर दिया गया और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका टेन्योर 4 ईयर्स किया गया। दैट वाज द फिफ्थ अमेंडमेंट, दैट वाज द फिफ्थ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देन सिक्स्थ अमेंडमेंट। सिक्स्थ अमेंडमेंट क्या थी, सिक्स्थ अमेंडमेंट 1976 में हुई थी। अगेन इसमें जो रिटायरमेंट की एज थी जुडिशल हेड्स की उनमें मॉडिफिकेशन की गई थी। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट का हेड है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो रिटायरमेंट एज थी उसको एक्सीड कर दिया गया था टू 65
और जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी जो रिटायरमेंट की एज है उसको 62 तक जो है वो एक्सीड कर दिया था. दैट वाज द 6th अमेंडमेंट. देन सेवन्थ अमेंडमेंट अगेन 1977 में हुई थी. और सेवन्थ अमेंडमेंट जो थी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को रेफरेंडम का राइट दिया गया था. रेफरेंडम का राइट इन अ सेंस कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये राइट है कि वो किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर जो है वो मैसेज की ओपिनियन ले सकता है थ्रू रेफरेंडम. रेफरेंडम आपको पता होगा जिसमें जैसे आजकल हम लोग जो पोल्स कराते हैं उसमें क्या होता है, येस या नो का ऑप्शन होता है कि आइदर यू आर विद दिस पार्टी और नॉट. एक स्टेटमेंट दी जाती है उस पर येस और नो दिया जाता है. तो ये प्राइम मिनिस्टर के पास राइट था कि वो किसी भी इशू के ऊपर जो है वो मैसेज की ओपिनियन थ्रू रेफरेंडम जो है वो ले सकता है. दैट वाज द 7th अमेंडमेंट. अच्छा, उसके बाद फिर आता है, अब इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1977 में आफ्टर दिस अमेंडमेंट जो ज़ियाउल हक थे उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ही इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन द कंट्री. उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को. मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया 1977 में. और साथ ही साथ मार्शल लॉ इम्पोज करने के साथ ही साथ जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सस्पेंड कर दिया. राइट, अबॉलिश नहीं किया उसको, जो है वो सस्पेंड कर दिया. और सस्पेंड करने के बाद हम देखते हैं 1977 से लेके 85 तक जो 73 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहा. लेकिन 1985 में फिर ज़ियाउल हक ने जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको दोबारा ऑफिशियली जो है वो फंक्शनिंग पोजीशन में लेके आए थ्रू RCO. RCO मींस रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के थ्रू जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन का उसको दोबारा जो है वो उसकी फंक्शनिंग को जो है वो पॉसिबल बनाया विद सर्टेन अमेंडमेंट्स. राइट, और उन अमेंडमेंट में जो सबसे पहली अमेंडमेंट थी दैट वाज द 8th अमेंडमेंट. राइट, जैसे कि पहली 7 अमेंडमेंट्स जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई थी, तो 8th अमेंडमेंट जो थी दैट वाज इन द ज़ियाउल हक पीरियड और ये 1985 में हुई थी. और ये एक हिस्टोरिक चेंज था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान. हिस्टोरिक चेंज कैसे था कि यहाँ से जो है हम इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो शिफ्ट मिला था टूवर्ड्स द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. राइट, इसमें जो प्रेसिडेंट है उसको जो है एनॉर्मस जो है वो पावर्स जो है वो दी गई थी. अ लॉट ऑफ पावर्स वर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान. उन पावर्स में जैसे कि हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर थी टू नॉमिनेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, to nominate the governors of the provinces, to nominate the judges, to nominate the chief justice, and most importantly president has the power to dissolve the assemblies. उसके पास ये पावर थी कि वो नेशनल असेंबली को जब भी चाहे वो उसको डिसॉल्व कर सकता है. और इस 8th अमेंडमेंट की वजह से, इस पावर प्रेसिडेंशियल पावर की वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 टाइम्स जो है प्रेसिडेंट्स ने असेंबलीज को डिसॉल्व किया है. जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं ज़ियाउल हक ने 1988 में किया, गुलाम इसाक खान ने 2 दफ़ा 1990 और 1993 में असेंबलीज को डिसॉल्व किया, और फिर फारूक लगारी ने 1996 में जो है असेंबलीज को डिसॉल्व किया. अच्छा, उसके बाद फिर एक तो ये थी. उसके अलावा इस अमेंडमेंट में जो है नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया गया था फ्रॉम 200 टू 207, और जो सेनेट की सीट्स थी उनको भी इंक्रीज कर दिया गया था फ्रॉम 63 टू 87. फिर आता है 9th अमेंडमेंट. 9th अमेंडमेंट बेसिकली क्या थी? 9th अमेंडमेंट ये थी, ये भी ज़ियाउल हक के दौर में हुई थी 1985 में. इसमें जो है शरिया लॉ जो है वो इम्पोज किया गया था. इसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट बनाया गया था, और वो इसलिए बनाया गया था ताकि ताकि जो इस्लामिक स्टेटस का, जो इस्लामिक कंट्री का जो स्टेटस है पाकिस्तान के पास, उसको जो है एक वो रिटेन किया जाए थ्रू शरिया लॉ. और शरिया लॉ क्या है? बेसिकली निज़ाम मुस्तफ़ा कि रूल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये शरिया लॉ है कि आप उनकी कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंगली जितने भी आपके जो लॉज हैं उनको जो है वो शेप अप करें. और इसको जो है सुप्रीम लॉ जो कंसिडर किया गया था. और इस शरिया लॉ की वजह से जो है सेपरेट शरीयत जुडिशल कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई थी, जिनका काम क्या था कि वो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना जो है अपना जो भी इनका जो है सारे डिसीजन जो लॉ मेकिंग जो है वो करें. ठीक है, ये शरिया लॉ का हम देखते हैं कि सेनेट में जो है ये अमेंडमेंट पास हो गई थी, लेकिन नेशनल असेंबली में इसको जो है वो काफ़ी जो है इस पर डिबेट की थी और इसको जो है वो अपोज किया था.
उसके बाद आता है 10th अमेंडमेंट। 10th अमेंडमेंट बेसिकली क्या थी? 10th अमेंडमेंट 1987 में हुई थी और इस अमेंडमेंट के थ्रू एक चीज़ को मेक श्योर किया गया था इस चीज़ के थ्रू कि नेशनल असेंबली के जो सेशंस होते हैं, एक सेशन से दूसरे सेशन के दरमियान जो इंटरवल है, जो गैप है, वो 130 डेज से ज़्यादा का नहीं होगा। कि 100 अगर एक सेशन लेट्स सपोज आज हुआ है तो नेक्स्ट सेशन विद इन 130 डेज के अंदर जो है वो नेक्स्ट सेशन जो है वो ज़रूर कॉल होना चाहिए नेशनल असेंबली का। उसके अलावा फिर 11th एंड 12th अमेंडमेंट, जो 11th अमेंडमेंट थी वो 1989 में हुई थी और उसमें जो है जो वुमेन की रिजर्व सीट्स थी उनको रिवाइज किया गया था और उन सीट्स को जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बिल को जो है 1992 में विड्रॉ कर दिया गया था। फिर 1991 में जो है ट्रायल कोर्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट की गई थी कि हम एक स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स 3 इयर्स के लिए जो है उनको क्रिएट किया जाए और इन ट्रायल कोर्ट्स का जो पर्पस था वो ये था कि जो भी ड्रेडफुल ऑफेंस हैं उनको जो है डील किया जा सके, जो भी क्राइम्स है, ड्रेडफुल क्राइम्स हैं, हॉरिबल या टेरिबल क्राइम्स हैं, उनको ये स्पीडी कोर्ट्स जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो जो है वो उनके साथ जो वो डील कर सके, उन पे जो है अपना वो है डिसीजन ले सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमने हाफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो आज की हैं और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम हाफ का कॉन्स्टिट्यूशन और जो नेक्स्ट रिमेनिंग अमेंडमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए इजी था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो इंशाल्लाह इसको अपने ऑनलाइन सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।